Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था। आज उन्हीं टर्म्स को आगे लेके चलेंगे और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंडिंग की थी पॉइंट एस्टिमेशन के हवाले से। आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरी है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने ये अंदाजा लगाया था, एक ये जजमेंट की थी कि हम एक सिंगल वैल्यू ऑब्टेन करते हैं बाय एस्टिमेटर। ठीक है, यानी एक फॉर्मूले के थ्रू हम एक सिंगल वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो उस प्रोसीजर में हम जब कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन कहलाता है, क्योंकि उसमें सिंगल वैल्यू आ रही होती है। अब सिंगल वैल्यू के हवाले से ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंगल वैल्यूज बहुत से फॉर्मूला से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आज हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे। A random sample selected from the normal population with mean mu। याद रखना है आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को कि पॉपुलेशन का मीन म्यू है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। गेव वैल्यूज, अब ये याद रखना है कि ये पॉपुलेशन की वैल्यूज के बारे में बात नहीं हो रही है। उसने कहा आर रैंडम सैंपल गेव वैल्यूज, यानी एक ऐसा रैंडम सैंपल जिसकी वैल्यूज जो है वो 25, 31, 23 से लेकर 30 तक है। किस पॉपुलेशन से लिया गया है? जिसका मीन जो है म्यू है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन इसको कंप्लीट जब करेंगे तो फाइंड पॉइंट एस्टिमेट्स of population mean and variance, यानी पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस के आपने पॉइंट एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि जब हम पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं तो एक एस्टिमेटर के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पर पॉइंट एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरी है कि हम जजमेंट करें या अपने माइंड के अंदर रखें कि हमारे पॉइंट एस्टिमेटर्स कौन से होंगे। तो जब सोल्यूशन इसका करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन, और जिसको हमने म्यू कहा था, क्योंकि अगर पॉइंट एस्टिमेट्स निकालने हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके माइंड के अंदर जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर होना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेटर वो रास्ता है, वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करते हैं। सो पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इज x bar that is equals to sigma x over n। कुछ स्टूडेंट्स इसको इस अंदाज में भी याद कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि ये पूरा ही पॉइंट एस्टिमेटर है, हालांकि ऐसा नहीं है। पॉइंट एस्टिमेटर जो है वो सिर्फ x बार है। ये आज आपने ये बात याद रखनी है कि पॉइंट एस्टिमेटर x बार है, जिसका फॉर्मूला आगे जो उसका रिलेशन है वो ये बनता है कि सिग्मा x ओवर n, यानी आपके पास जितनी भी x की वैल्यूज अवेलेबल है उनको आप सम करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें और मेरे साथ इसको वेरीफाई करें और देखें कि जो पॉइंट एस्टिमेट निकलेगा मीन के लिए वो क्या होगा। मीन यानी म्यू के लिए जो पॉपुलेशन का है उसका आंसर क्या निकलेगा। हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है 25 प्लस 31 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 20
प्लस 28 प्लस 30। तो इसका आंसर है सिग्मा एक्स का। इसको हम थोड़ा सा पैटर्नाइज भी कर लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। 25 प्लस 31 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 30। इसको सम करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे। टोटल वैल्यूज देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल वैल्यूज है हमारे पास 10। इसका जो सम हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 290 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया 29। हेंस आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस पॉइंट estimate of population mean is 29। आप जरा गौर से देखिए, एक सिंगल वैल्यू निकली है। इस चीज का आपके पास प्रूफ भी आ गया, इसीलिए एग्जांपल ये रखी गई ताकि आपको अंदाजा हो कि इस सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है और इस एस्टिमेटर का मतलब क्या है। सो हमने एक पार्ट इसका कैलकुलेट कर लिया है कि पॉपुलेशन मीन के लिए हमने पॉइंट एस्टिमेट निकाल लिया है जो कि 29 कैलकुलेट हुआ है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और जो सेकंड आपकी वैल्यू है पॉइंट एस्टिमेट की वो है वेरिएंस के लिए, और वेरिएंस को हम नेक्स्ट बोर्ड पर कैलकुलेट करते हैं। जी, एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस याद रखना है आपने कि एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस इज एस स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एस स्क्वायर है और उसका एस्टिमेटर यानी फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। चूंकि पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है तो हम फिर उसके वेरिएंस को ही कैलकुलेट करेंगे थ्रू एस्टिमेटर। ठीक है, सो हमने एक्स की वैल्यूज जो है वो सीक्वेंस में लिख दी है 25, 31, 23 एंड सो ऑन 30 जो आपके पास डेटा में अवेलेबल थी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेटर, जो एस्टिमेटर आपने फॉर्मूला लिख लिया है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। n इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और x माइनस एक्स बार का मतलब यह है कि यहां पर आपने x बार में से x की वैल्यूज को माइनस करना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज है आपके पास। x आपका टाइटल है मेन और दूसरा टाइटल होगा x माइनस एक्स बार, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आप कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, आपको याद होगा x बार हमने क्या कैलकुलेट किया था इससे पहले पिछले बोर्ड पर, दैट इज 29। दैट वाज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब हम पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए एस्टिमेट को कैलकुलेट करने लगे थ्रू एस्टिमेटर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। सो क्या करेंगे हम, 25 में से 29 माइनस करेंगे, आंसर आएगा -4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। 31 में से 29 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2 और स्क्वायर करेंगे तो 4। 23 में से 29 माइनस करेंगे तो -6 और स्क्वायर करने के बाद 36। 26 में से 29 माइनस करेंगे इट इज -3 और स्क्वायर 9। फिर 35 में से माइनस करेंगे 29 को। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 और स्क्वायर आ जाएगा 36। आप देखिए, याद रखिए यहां पर एक्चुअली x माइनस एक्स बार का मतलब है 25 में से 29 माइनस कर रहे हैं हम, और ये प्रोसीजर जो है वो एंड तक चलेगा। 32 में से 29 माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 3 और स्क्वायर होगा 9। 40 में से 29 माइनस करेंगे इट इज 11 और जब स्क्वायर करेंगे इट इज 121। 20 में से 29 माइनस करेंगे तो -9, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 81। 28 में से 29 माइनस करेंगे इट इज -1 और 1 इसका स्क्वायर।
30 में से 29 माइनस करेंगे, अगेन +1 और स्क्वायर भी +1। अब हमें इस लास्ट कॉलम का सम रिक्वायर्ड है। आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें और मेरे साथ इसको वेरीफाई करें। सो हम चलेंगे 16 से स्टार्ट करेंगे। 16 + 4 + 36 + 9 + 36 + 9 + 121 + 81 + 1 + 1. So it is 314. ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटर, याद रखिए कि जब भी मैं एस्टिमेटर बोलूं तो आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटर, एस स्क्वायर की वैल्यू, यानी वो जो पॉइंट एस्टिमेटर एस स्क्वायर था, उसके फॉर्मूले के मुताबिक हमने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। वैल्यूज को पुट अप करेंगे, 314 डिवाइडेड बाय n यानी 10। सो आंसर आ जाएगा आपका 31.4। सो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? Hence, the point estimate for population variance, जो कि सिग्मा स्क्वायर है, is 31.4। देखिए, एस्टिमेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम जजमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज को, जो कि अननोन है। गौर से देखिए कि हमारे पास सैंपल की वैल्यूज थी, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने थ्रू एस्टिमेटर्स ये जजमेंट कर ली कि जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, जिस पॉपुलेशन से वो वैल्यूज हमने ली थी एज ए सैंपल, उस पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेटेड वैल्यू वो क्या है? 29, और उसी पॉपुलेशन के वेरिएंस की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 31.4। सो प्रोसीजर को माइंड के अंदर रखना है। अगर आप प्रोसीजर को माइंड के अंदर रखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहेंगे। यानी हमने एस्टिमेशन में एक एस्टिमेटर सोचना है, उसको लिखना है, उसके फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखना है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट एस्टिमेटर हमने सैंपल की वैल्यूज को यूज करके हमने अपनी एस्टिमेशंस को कंप्लीट करना है। और चूंकि ये सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, गौर कीजिए कि एक्स बार की वैल्यू भी एक वैल्यू है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमने एस स्क्वायर के थ्रू कैलकुलेट की, वो भी एक ही वैल्यू है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट एस्टिमेशन का प्रोसीजर है, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर हम एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पैरामीटर। पैरामीटर मीन यानी म्यू है, तो उसकी एक वैल्यू आ रही है 29, और पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर है आपका, उसका एस्टिमेटर एस स्क्वायर था, और हमने उसकी कैलकुलेशन की और आंसर आ गया 31.4। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनबाइस्डनेस। अनबाइस्डनेस क्या चीज है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर शुड बी सेंटर। जरा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, अनबाइस्डनेस किस तरह प्रोड्यूस हो रही है और अनबाइस्डनेस क्या चीज है, इसके लिए बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर, यानी कोई एस्टिमेटर बनता है, उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, चाहे वो एस्टिमेटर जो है वो मीन हो, चाहे वो एस्टिमेटर वेरिएंस का हो, ठीक है, शुड बी सेंटर्ड एट द वैल्यू पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। यानी जो पैरामीटर आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यूज के हिसाब से क्या होना चाहिए? उसको शुड बी एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर्ड होना चाहिए। सेंटर्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आमतौर पर जो सेंट्रल वैल्यूज होती हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की थी कि डेटा के सेंटर में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो ऑलमोस्ट उसका डिस्टेंस अगर सारी वैल्यू से सेम होता है तो फिर वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होती है। उसको एनालिसिस के लिए फर्दर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट फॉर एन एस्टिमेटर मे बी, देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा जो है वो क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। यानी अगर किसी एस्टिमेटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, हम इसकी बात कर रहे हैं
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर, ठीक है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन निकालें और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो ये एक बड़ी रीजनेबल सी रिक्वायरमेंट है जो कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम सोचते हैं। यानी हम ये माइंड के अंदर रखते हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालें उस एस्टिमेटर की और उस एस्टिमेटर की एक्सपेक्टेशन यानी मीन निकालने से उसकी वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये एक अच्छी रिक्वायरमेंट है जो हमारी पूरी हो गई, जो हमारे माइंड के अंदर एक सूटेबिलिटी थी वो क्लियर होगी। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं बिकॉज, ठीक है, बिकॉज हम ये चीज सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन का उसके पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आने की वजह से हमारी जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट है और वो ज्यादा सूटेबल है प्रेजेंटेशन के लिए, आगे फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है, और यही वो सिचुएशन है, यानी कौन सी सिचुएशन के अगर, यानी हम ये कहते हैं इफ, क्या चीज, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ estimator is equals to population parameter, then this is called unbiasedness। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैलकुलेट करें और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे क्राइटेरिया को या इस पूरे यूं कह लो कि एटमॉस्फेयर को हम क्या कहेंगे, अनबाइज्ड सिचुएशन। सो माइंड के अंदर रखें कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो आपके माइंड के अंदर है और वो इक्वल आ जाए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने जनरेट की है उसके सैंपल स्टेटिस्टिक के हवाले से बात हो रही है। ये जो आपका एस्टिमेटर टी है ये वही सैंपल स्टेटिस्टिक है। ठीक है, इस सैंपल स्टेटिस्टिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है उसका मीन कैलकुलेट करते हैं और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाता है, देन इसका मतलब है दिस इज अनबाइज्ड सिचुएशन। ठीक है, और ये जो अनबाइज्ड सिचुएशन है इट इज रेफर्स टू द डिजायरेबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी ये डिजायर है ऑफ एन एस्टिमेटर बीइंग सेंटर्ड एट द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, यानी हम ये डिजायर रखते हैं अपने माइंड के अंदर कि जब भी हम कोई सैंपल स्टैटिस्टिक बनाएं और उस सैंपल स्टैटिस्टिक से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करें, वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो आपको इससे पहले इसका अंदाजा है। तो फिर हमारे डिजायर ये होती है कि उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है यानी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आनी चाहिए। यानी अगर हम इस टी को मीन के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगी। अगर हम इस टी को वेरिएंस के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस, और अगर वो वेरिएंस इक्वल आ जाता है पॉपुलेशन के हवाले से तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अनबाइज्ड सिचुएशन। वापस पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अनबाइसनेस को मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। अनबाइज्ड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वह है अनबाइज्ड एस्टिमेटर। देखिए, अनबाइज्ड सिचुएशन को माइंड के अंदर रखेंगे तो ये बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अनबाइज्ड एस्टिमेटर का मतलब ऐसा एस्टिमेटर जो अनबाइज्ड सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एन एस्टिमेटर इज अनबाइज्ड इफ मीन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, यानी जो पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट किया जा रहा है उसी पॉपुलेशन पैरामीटर का जो स्टेटिस्टिक निकाला गया है और फिर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है, देन मीन यानी उसकी एक्सपेक्टेशन उसी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो फिर हम उस एस्टिमेटर को क्या कहेंगे, अनबाइज्ड एस्टिमेटर। सीक्वेंस छोटा सा माइंड के अंदर रखना है कि सैंपल्स जनरेट होंगे। ठीक है, सैंपल्स जनरेट होने के बाद कोई स्टैटिस्टिक निकालेंगे आप। वो स्टैटिस्टिक जो है वो कोई भी हो सकता है, वो मीन हो सकता है, वो प्रोपोर्शन हो सकता है, वो वेरिएंस हो सकता है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेशन, देखिए मैं किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सैंपल्स को ड्रॉ करने के बाद कोई
सैंपल स्टैटिस्टिक निकालते हैं, ऑब्वियसली किसी फार्मूले के थ्रू वैल्यूज निकालेंगे, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जो कि लास्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो फिर इसका मतलब ये होगा वो एस्टिमेटर या वो जो स्टैटिस्टिक है जिसको एस्टिमेटर हम कह रहे हैं, वो एस्टिमेटर अनबाइज्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। सो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप मीन को एस्टिमेट करना चाह रहे हो पॉपुलेशन के, तो फिर सैंपल स्टैटिस्टिक या सैंपल एस्टिमेटर होगा वो एक्स बार होगा। अगर एक्स बार की एक्सपेक्टेशन लेने से पॉपुलेशन मीन म्यू की वैल्यू आ जाए, तो फिर एक्स बार को हम क्या कहेंगे, अनबाइज्ड एस्टिमेटर। यहां पर जनरलाइज्ड वे में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, अब ये टी याद रखना है, ये सैंपल से आ रहा है, इसको हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक, या हम इसको एस्टिमेटर भी कहेंगे, क्योंकि एस्टिमेटर को ऑलरेडी हम जज कर चुके हैं कि ये क्या चीज है, एक फॉर्मूला है, और स्टैटिस्टिक भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये एस्टिमेटर अगर इसकी एक्सपेक्टेशन ले और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए, तो फिर ये जो टी है, टी इज अनबाइज्ड। हम यहां पे क्या लिखेंगे, टी इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अब टी की जगह पर फर्ज कर लें मैं एक्स बार लिख देता हूं, तो फिर थीटा की जगह पर क्या होगा, मीन म्यू। ठीक है, पॉपुलेशन के हवाले से अगर यहां पर टी की जगह पर मैं फॉर एग्जांपल एस स्क्वायर लिख देता हूं, या कोई भी आपके पास वेरिएंस की वैल्यू हो सकती है, तो यहां थीटा की जगह पर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सो टी अनबाइज्ड कब होगा, जब इसकी एक्सपेक्टेशन पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए। ठीक है, और ये भी बात माइंड के अंदर रखने वाली है कि टी एक ऐसा एस्टिमेटर है कि जो कि सैंपल्स की वैल्यूज के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सैंपल्स को ड्रॉ करने के बाद सैंपल वैल्यू से हमने इसको जनरेट किया है। ये ऐसे ही डायरेक्टली किसी आपके पास रैंडम वैल्यू से नहीं आ रहा। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक में हमने पढ़ा है कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू हम सैंपल्स को जनरेट करते हैं। उन सैंपल्स की वैल्यूज को कंसिडर करते हुए हमने ये टी को देखा है। सो टी क्या है, उन सैंपल से जो वैल्यू आ रही है और उन वैल्यू से जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, उस डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, जिसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसने आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होना है, तो इसलिए बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखें। ठीक है, सो अब ये भी कह सकते हैं फिर, अगर सिचुएशन ये हो जाए, इफ हम चेंज कर दें, हम ये कहें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज नॉट इक्वल्स टू थीटा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू उस जो स्टैटिस्टिक आपने या एस्टिमेटर जो कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल ना आए, तो फिर हम क्या कहेंगे, अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए, तो फिर हम ये कहेंगे देन टी जो एस्टिमेटर है इज बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। यानी अगर एक्सपेक्टेशन इक्वल नहीं है, तो फिर जो एस्टिमेटर है वो बाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बाइस को हमने चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर अंडरस्टैंड किया था, और वो बाइस क्या चीज थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, और इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, दिस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ बाइस। ठीक है, यानी जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एस्टिमेटर की आपने कैलकुलेट की है, उसमें से पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को माइनस कर दें और कोई आंसर एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, कोई आंसर आपके पास कैलकुलेट हो जाए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ बाइस। फर्ज कर लें इसका आंसर 0 आ जाए, तो वो सिचुएशन क्या होगी, थोड़ा गौर करना है आपने।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बायस इज जीरो, ये इसमें एमसीक्यू भी एक जनरेट हो जाता है, इफ बायस इज जीरो देन फिर क्या होगा, यहां पे आप लिखें इफ हमें किसी कैलकुलेशन से पता चला कि बायस जो है उसकी वैल्यू जीरो है, तो यहां से क्या रिजल्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या किसकी तरफ इशारा हो रहा है कि अगर बायस की वैल्यू जीरो है देन वी कैन से, हम क्या चीज कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एंड थीटा बोथ आर इक्वल। और वो इक्वल की कंडीशन क्या थी, जरा गौर से देखिए दिस वन, कि अगर ये इक्वालिटी है तो इसका मतलब टी इज अनबाइज्ड, यानी आप वहां से भी इसको जजमेंट कर सकते हैं और या इसको याद कर लीजिए, या अगर आप यहां से बायस के हवाले से देख रहे हैं तो तब भी ये चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी फर्ज कर ले 5 है और पैरा थीटा की वैल्यू भी 5 है, तो 5 5 होने का मतलब है ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर गई है, और इसका मतलब है कि टी इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। सो अगर यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, 5 माइनस 5 इज 0। आपको किसी और एंगल से भी इसको अंडरस्टैंड करना है कि बायस की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि हमने जो पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू को, उसके लिए जो हमने एस्टिमेटर रखा है वो अनबाइज्ड है। सो अनबाइज्ड एस्टिमेटर की वजह से बायस का आंसर क्या आता है, 0 आता है। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद इनहांस करें और फर्दर हमने इसको चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करना है तो इसको अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।